दोस्तों, good morning. Welcome to Trust with Law. In our series of AIB paper discussion, let us start with discussing a previous year question paper, that is 2023 of AIB. Let's start without wasting further time. और इसमें से बहुत सारी चीजें हम डिस्कस कर चुके हैं. You will see कि कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी, एविडेंस, सीआरपीसी बड़े रोल हैं. Let's start. Section 12 of Hindu Adoption and Maintenance Act deals with effects of adoption. फैमिली लॉ भी हम करेंगे. Which of the following categories of classes will not fall under PIL? It would be landlord tenant. बाकी सब पब्लिक इंटरेस्ट है पेंशनर के लिए, नेग्लेक्टेड चिल्ड्रन के लिए. तो दिस फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. अलग से पीआईएल की तैयारी करने की जरूरत नहीं. इट्स फ्लोज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन. फादर ऑफ पीआईएल कौन है? जस्टिस पीएन भगवती. मदर कौन है? हुसैन आरा खातून. नॉट अ रियल पर्पज ऑफ पीआईएल, गेटिंग फेमस एंड मेकिंग वेल्थ. हुसैन आरा खातून वर्सेस स्टेट ऑफ बिहार में क्या राइट आई थी? राइट टू स्पीडी जस्टिस, फ्री लीगल एड, इस तरह की बातें होंगी. उसके बाद अच्छा, इसमें कंफ्यूजन आपको ये हो सकता है कि राइट टू स्पीडी जस्टिस आई थी या राइट टू फ्री लीगल एड आया था. तो हुसैन आरा खातून रिफर्स टू अ केस जहाँ पे बिहार में प्रिजनर्स पेंडिंग, बहुत सालों से वो पेंडिंग पड़े हुए थे और उनको अंडर ट्रायल्स थे. तो देयरफॉर इट इज स्पीडी जस्टिस. फ्री लीगल एड तो हमारा आर्टिकल 39A में है ही. Which of the following writ can be issued against usurpation of public office? Right to quo warranto. क्यों? इसका मतलब क्या होता है? By what authority? Mandamus तो आपको डायरेक्ट करने के लिए होता है. Certiorari to correct something. Right of prohibition is also to correct something, लेकिन certiorari is after the कोई lower court has crossed its jurisdiction. Ridge versus Baldwin, natural justice. Audio alteram partem, that no one can be condemned unheard. देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन इज मेकिंग अ हेल लॉट ऑफ डिफरेंस. आप जो कॉन्स्टिट्यूशन की वीडियो जो हमने बनाई है उसकी मैं लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा. गो थ्रू इट, आपको मजा आएगा. रूल्स मेड बाय बार काउंसिल ऑफ इंडिया, उसमें रूल मेकिंग पावर है एडवोकेट्स एक्ट 1961 में. विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ ग्राउंड ऑफ डिवोर्स? आप सेक्शन 13 हिंदू मैरिज एक्ट में देखिए, स्पेशली सब सेक्शन 1 और सब सेक्शन 2. ये लिविंग सेपरेटली फॉर लेस देन 3 months गलत है. लिविंग सेपरेटली फॉर 2 साल उसमें लिखा गया है, और कभी कभी 1 साल उसको 1 ईयर कर लेते हैं, स्पेशली व्हेन इट वुमन के रिस्पेक्ट. इंडियन क्रिश्चियन कैन गेट डिवोर्स अंडर इंडियन डिवोर्स एक्ट. डिसिप्लिनरी कमिटी सेक्शन 35 में स्टेट बार काउंसिल ने अगर आपको उसे आपको चैलेंज करना है तो आप सेक्शन 37 में उसको चैलेंज अपील में जाते हैं बीसीआई के यहाँ विद इन 60 डेज. अगर प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को पब्लिक लिमिटेड में कन्वर्ट करें तो बोर्ड रेजोल्यूशन कराना होगा. लिफ्टिंग ऑफ कॉर्पोरेट विल हम कंपनी लॉ में पढ़ते हैं. एनजीटी, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट में एनजीटी के अंडर अगर अपील जाना है किसी डिसीजन का या किसी का भी, तो इट इज अंडर सेक्शन 5E ऑफ एनजीटी एक्ट. एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि एनजीटी में किसके किस एक्ट से अपील जाती है? फंडामेंटल ड्यूटीज रिलेटेड टू एनवायरमेंट प्रोटेक्शन. फिर से देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन आ गया तो इट इज 51AG. क्यों? क्योंकि 8 इज गेट नहीं, गेट तो वो होता है रैशनलिज्म, वो जो अपना फंडामेंटल ड्यूटी है. 7 इज हेवन, तो 7 एनवायरमेंट से रिलेटेड होगा बिकॉज एनवायरमेंट इज हेवन. तो FGG. ठीक है. मिस्टर ए वॉज अग्रीव्ड, साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल के पास गए और एडजुडिकेटिंग ऑफिसर का अपील साइबर अपैलेट ट्राइब्यूनल के पास जाएगा और उससे अपील हाई कोर्ट में जाएगा. आईटी एक्ट में लिखा हुआ है. ऑरिजिनेटर ऑफ मैसेज जिसको इंटेंड करता है वो रिसीव द मैसेज, उसको एड्रेसी बोलते हैं अंडर आईटी एक्ट. Minimum number of members required for registration of trade union is 7. Text of certified standing order थे इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट्स एक्ट में लिखा हुआ है, shall be predominantly posted in English and in language understood by the majority of his workmen. An advocate may, while practicing law, he can take up teaching as a guest lecturer, लेकिन at max 3 hours a day. Advocate was held guilty of professional misconduct. ये I expect कि आपको नहीं याद रह सकता है, तो इसलिए don't worry on this question. Don't worry. अगर रोड एक्सीडेंट अकर हुआ है तो बीइंग एन एडवोकेट आप क्या ऑर्डर लेंगे? तो आप बताइए. अगेन यू हैव टू चूज. तो सबसे पहले तो एफआईआर कराना ही होगा, क्योंकि उससे पहले तो कोई सुनेगा नहीं. एफआईआर, फिर पेटिशन होगा, और पेटिशन के बाद तो समन्स इशू होगा इंश्योरेंस कंपनी का. हाउ कैन समन्स बी इशूड बिफोर पेटिशन?
द प्रिंसिपल ऑफ उबी जस्ट इबी रेमेडियम वाज एशबी वर्सेस वाइट। अच्छी तरह ग्लाउसेस्टर ग्रामर स्कूल वही था कि ग्रामर उसके बगल में किसी और ने स्कूल खोल दिया था, उसके लॉस होने लगा, तो डैमेजेस डैमनम साइन इंजूरिया। नेशनल कंज्यूमर डिस्प्यूट ट्रिब्यूनल कमीशन कहाँ से जुरिडिक्शन है उसकी, तो 10 करोड़ से 2019 एक्ट के अंडर। सेक्शन 41 ऑफ कंज्यूमर प्रोटेक्शन एक्ट अपील लाइज फ्रॉम डिस्ट्रिक्ट कमीशन से स्टेट कमीशन। इंडिविजुअल रेसिडेंट इन इंडिया 182 डेज इन द प्रीवियस ईयर, ये सब हम डिस्कस कर चुके हैं। मिस्टर कपूर परचेज रेसिडेंशियल प्रॉपर्टी और जनवरी 2021 में, और बाद में कुछ और बेचे, तो इट इज इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन्स, क्योंकि उन्हें कैपिटल गेन्स हुआ। यू डोंट से इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी क्या होती है, जो आपको रेंट मिलते हैं, वो सब इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में आएगी। अ पर्सन विद अल्टीमेट कंट्रोल ओवर द अफेयर्स ऑफ कंपनी अंडर फैक्ट्री दैट इज ऑक्यूपायर। और अगर फैक्ट्री 1000 वर्कर से ज्यादा एम्प्लॉय करते हैं, दे शुड क्वालिफाइड, दे शुड अपॉइंट एक सेफ्टी ऑफिसर। अब आप देखिए फैक्ट्रीज एक्ट से 2 क्वेश्चन है, इन 2 क्वेश्चन के लिए लेट अस नॉट स्पेंड सो मच टाइम। अभी हमारे इंपॉर्टेंट टॉपिक में सीपीसी सीआरपीसी बचा हुआ है, फैमिली लॉ, 3 चीजें बची हुई। लेट अस फिनिश दैट एंड देन वी आर डन। आप खुद इसमें देखेंगे। मिस्टर बी प्रोप्रिएटर ऑफ अ न्यूज़पेपर और ऑब्वियसली इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट एट ईज रिक्वेस्ट पब्लिशर द लेबल अपॉन सी। अब सपोज सी ने सू कर दिया और इसमें ए अग्रीज टू इंडेमनीफाई, लेकिन पॉइंट है कि इट इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, तो मैं कैसे कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी इन्फोर्स हो सकती है। अगर किसी पर लेबल किसी के अगेंस्ट पब्लिश करना है, इज अगेंस्ट पब्लिक पॉलिसी, इसलिए इसका आंसर होगा कि ए इज नॉट लायबल टू सी अपॉन इंडेमनिटी बिकॉज दिस कॉन्ट्रैक्ट ऑफ इंडेमनिटी वाज entered into for something which is against public policy. A person whom the agent names to act for the principal in the business of agency under the express or employed authority to name is called substituted agent, क्योंकि एजेंट नेम कर रहा है, इसलिए नेचुरली सब्स्टिट्यूट, ही सब्स्टिट्यूटिंग हिमसेल्फ। अब परपेचुअल इंजंक्शन कैन ओनली बी ग्रांटेड, यहाँ पे तो क्वेश्चन में लिखा है वर्ड परपेचुअली, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 5 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट, वो जो सीपीसी के अंडर रेमेडी जैसे होती है वैसे मिलेंगे, ठीक है। Where the mortgager ये delivers the possession of the mortgaged property to the mortgagee, ठीक है, और authorizes him to take the usufruct मतलब benefits, तो इसलिए usufructory mortgage कहलाएगा, and to receive rents and profits accruing from the property in lieu of interest or in payment of mortgage money, ये usufructory mortgage है ये, कि आपको यूसुफ्रक्ट इंजॉय करने का मैं ऑथराइज कर रहा हूँ। अब ये है जीएसटी रजिस्ट्रेशन से रिलेटेड है, कि इसका कोई फॉर्म है जो बहुत सारे स्टेट्स में है, तो ये कहाँ कहाँ इसको रजिस्टर करना पड़ेगा, एक रजिस्ट्रेशन जीएसटी, तो जहाँ पे एग्जेम्प्टेड सप्लाई तो वहाँ क्यों जरूरत पड़ेगी उसकी, इसलिए बाकी जगहों पे, ठीक है। प्राइमरी जीएसटी स्लैब क्या है, 0, 5, 12, 18 और 28। उसके बाद नॉट ए निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट, चेक है, प्रॉमिसरी नोट है, बिलिंग रिसीट नहीं है। अगर आपको बिलिंग रिसीट किसी से मिला है तो वो अपना राइट एनफोर्स नहीं कर सकता, निगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट में नहीं कर सकता, बाकी लॉ कॉन्ट्रैक्ट अंडर चल जाए। अकॉर्डिंग टू राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसपेरेंसी, किस किस चीज़ के लिए लैंड एक्वायर हो सकता है, स्ट्रेटेजिक पर्पस, वाटर हार्वेस्टिंग, प्रोजेक्ट एफिलिएटेड फैमिलीज, स्पोर्ट्स, हेल्थ केयर, टूरिज्म, सबके लिए हो सकता है ये तो। स्पेसिफाइड पर्सन एंड राइट टू फेयर कॉम्पनसेशन एंड ट्रांसफर, इसको तो फिर ध्यान दीजिए, दो क्वेश्चन के लिए इट्स नॉट एडवाइजेबल कि आप इतने बड़े बड़े एक्ट पढ़ें, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन रिवाइज करते हो उसमें हो जाएगा। स्पेसिफाइड पर्सन क्या है, मीन्स इसमें स्पेसिफाइड पर्सन ये गलत है, ये आंसर इसका नहीं होगा। स्पेसिफाइड पर्सन अंडर राइट टू फेयर, जो ये लैंड एक्विजिशन एक्ट 2013 का, उसके अंडर पर्सन अदर देन, आप बताइए, मैं बता दे रहा हूँ, डी इज नॉट द आंसर। रजिस्ट्रार ऑफ ट्रेडमार्क्स फॉर द पर्पसेज ऑफ ट्रेडमार्क्स एक्ट कौन होगा, कंट्रोलर जनरल ऑफ पेटेंट डिजाइन एंड ट्रेडमार्क, सेक्शन 72 में शायद लिखा हुआ है उसके इस पेटेंट एक्ट के अंदर, shall be the registrar of trademarks for the purpose of trademarks act, तो उसमें भी ये बातें कही हैं, सबको पेटेंट के लिए भी, ट्रेडमार्क के लिए, डिजाइन के लिए, तीनों के लिए एक ही है। आईपीआर नहीं है, हिस्टोरिकल इंडिकेशन नहीं है, बाकी सब हैं।
कॉन्ट्रैक्ट विद माइनर इज वॉइड इज मोहिरी बेबी केस। करेक्ट बोला विथ रिस्पेक्ट टू डिक्लेरेटरी डिक्रीज। डिक्लेरेटरी डिक्रीज सेक्शन 34 ऑफ स्पेसिफिक रिलीफ एक्ट में है और डिस्क्रिशनरी है। एंटी डिफेक्शन लॉ वाज एडेड बाय 52nd कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट। और फिर अगेन कॉन्स्टिट्यूशन आ गया आपके मदद के लिए। ट्रिक मैंने बताया ही था, 5 to 10 शेड्यूल में है ये। सुप्रीम कोर्ट डिसाइडेड दैट अ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज अ लॉ। फिर बताया था गोलकनाथ केस में। उससे पहले तो ये धारणा थी कि ऑर्डिनरी लॉ और कॉन्स्टिट्यूएंट लॉ अलग अलग होते हैं। यूनिफॉर्म सिविल कोड डीपीएस भी देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन से भरमार है क्वेश्चंस की। आर्टिकल 16 नो सिटीजन शैल ऑन द ग्राउंड ओनली ऑफ, तो इसमें एज की बात नहीं करेंगे, जो एज के बेसिस पे डिस्क्रिमिनेशन हो ही सकता है, तो आपका आंसर ए हो जाएगा। मिनिमम नंबर ऑफ जजेस 5 होंगे कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच के लिए। ये सब हम कर चुके हैं अपने कॉन्स्टिट्यूशन के वीडियोस में, इसलिए स्माइल, तैयारी पूरी है। आर्टिकल 300 नो पर्सन, कोई कंपनी की भी राइट वायलेट नहीं कर सकते, प्रॉपर्टी राइट। लॉ क्या नहीं है अकॉर्डिंग टू इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ये सब लिखे हुए आर्टिकल 13(2) रूल बाई लॉज कस्टम और यूसेज। शेड्यूल 7 टाइटल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन 393, ये बताइएगा 26 जनवरी 1950 किस आर्टिकल में मेंशन है। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स पार्ट 3, राइट टू प्राइवेट डिफेंस 96 आईपीसी। अब देखिए आईपीसी क्वेश्चन ये सब ये भी हम कर चुके हैं। फियर ऑफ इंजरी और मिसकंसेप्शन ऑफ फैक्ट के अंदर जो कंसेंट होगा सेक्शन 90 में वैलिड करना नहीं है। causing of death of minor child in mother's womb, it's not culpable homicide, explanation 3 of 299। और ये कहाँ डील किया गया है, तो सेक्शन 312 से 318 तक। और पनिशमेंट फॉर डिफेमेशन मैक्सिमम 2 साल होगा, क्योंकि राहुल गांधी को मैक्सिमम दे दिया गया था, तभी उसकी ये सब इतना बवाल हुआ। Assault or criminal force to woman to intent with intent to outrage her modesty under IPC, it's a cognizable and non-bailable। 354 में लिखा है, याद कैसे रहेगा, वैसे तो आपके पास बेयर एक्ट है, बट ऐसे याद कर लीजिए कि 354 ओरिजिनल आईपीसी में भी था, तो वो तो ऑब्वियसली मैक्सिमम पनिशमेंट टाइप चीजें रहेंगी जो मोस्ट ग्रेव होगा। अब ABCD जो ऐड हुए थे 2013 में, उनमें ग्रेडेशन होगा कौन कम है कौन ज्यादा है। वैसे आप ये भी बता सकते हैं कि 354 ABCD चारों किस टॉपिक से डील करते हैं। आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए, क्योंकि दिस विल शो कि आपने इंडेक्स अच्छे से पढ़ लिया है। ए प्लेसेस मेन विद फायर आर्म्स आउटलेट्स ऑफ बिल्डिंग, ये सब हम देख चुके हैं कि दिस इज कन्फाइनमेंट, क्योंकि आप बाहर निकल ही नहीं सकते, आप कुछ नहीं कर सकते हैं। प्री बार्गेनिंग नहीं कर सकते अंडर, अच्छा चैप्टर याद रखिएगा जी, इट्स चैप्टर 21A ऑफ CRPC। अगर चाइल्ड हु इज लेस देन 14 ईयर्स ऑफ एज, तो जनरली चाइल्ड को 18 मानते हैं, लेकिन 40 अगर कोई ऑफेंस किया गया अगेंस्ट अ चाइल्ड हु इज अंडर 14 ईयर्स ऑफ एज, तो प्री बार्गेनिंग नहीं होगा। सेक्शन 82 एंड 83, तो 82 डोली इनका पैक्स और 83 में लिखा हुआ है कि 7 से 12 तक में पनिशमेंट तभी मिलेगी इफ द चाइल्ड हैज सफिशिएंट मैच्योरिटी। आंसर इसका बी हो जाएगा। पीनल लायबिलिटी, एक तो रॉन्गफुल एक्ट और गिल्टी माइंड। कंपेल अपीयरेंस अंडर CRPC विच सेक्शन डील्स विद, ये सेक्शन 61 से 90। 61 आप खोलेंगे तो जो समन, इनफैक्ट जो लोग प्रैक्टिस कर रहे होंगे या जो लोग इंटर्नशिप में भी देखे होंगे, समन 61 में आते हैं। स्पेशली कुछ दिन पहले मैंने NI एक्ट का केस देखा था, उसमें 61 के समन इश्यू हुए थे अक्यूज्ड को। An offense for which a police officer may arrest a person without warrant, cognizable offense। Summons tribal case instituted on a complaint where the summons has been issued to the accused, the non-appearance or death of the complainant shall entail acquittal of the accused। अच्छा, acquittal of the accused और discharge of the accused में क्या difference है, comment section में दोस्तों एक बताइए। FIR is not registered by SHO, what are the options? एक तो बस SP के पास जा सकते हैं, दूसरा प्राइवेट कंप्लेंट फाइल कर सकता है, तो बोथ होगा। Any police officer making an investigation under section 160 CRPC cannot require the attendance of a male। जनरली फीमेल के बारे में के लिए अगर वो 15 साल से कम है और 65 साल से ज्यादा है। 125 CRPC is secular। सॉरी दोस्तों, सुबह सुबह गुड मॉर्निंग हुई है, और बट द फैक्ट इज कि मेरे से कल लोगों ने कहा था इसको बनाने को, और कल मैं बना नहीं पाया, वाज ऑफुली बिजी, इसलिए आज सुबह इसको बनाया जा रहा है। सेक्युलर, ये तो मोहम्मद अहमद खान वर्सेस शाह बानो बेगम केस का डिक्टम था।
पावर ऑफ समरी ट्रायल ऑफ अ केस सब कर सकते हैं, CMM, सेशन जज, मेट्रोपॉलिटन, सॉरी सेशन जज नहीं कर सकता है, CMM मेट्रोपॉलिटन मैजिस्ट्रेट, एनी मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास स्पेशली एम्पावर्ड बाय हाई कोर्ट। वैसे दिस इज द क्वेश्चन, क्या सेशन जज समरी ट्रायल कर सकता है? कमेंट सेक्शन में बताइए दोस्तों। ऑर्डर 39 डील्स विद टेम्पररी इंजंक्शन एंड इंटरलॉक्यूटरी इंजंक्शन। अच्छा ये देखिए, ट्रेड्समैन इन अहमदाबाद है, ए बी बिजनेस, ये पार्ट ऑफ कॉज ऑफ एक्शन में डिपेंड करता है, सेक्शन 20 CPC, तो ही कैन सू। चूंकि ए ट्रेड्समैन इन अहमदाबाद है और उसने डिलीवर किया टू अ ट्रांसपोर्ट एजेंट इन दिल्ली, ए ने अपना डिमांड भी किया था थ्रू इट्स ऑफिस इन दिल्ली ओनली, तो इसलिए दिल्ली और अहमदाबाद दोनों जगह होगा jurisdiction इसका। रेस जुडिकाटा सेक्शन 11। अच्छा ये है कि मिस्टर XYZ जॉइंटली और सेवरली लायबल फॉर 10,000 है, और मिस्टर वाई ऑब्टेन्स अ डिक्री फॉर ₹10,000 अगेंस्ट मिस्टर ए सिंगली, ठीक है, and applies for execution to the court in which the joint decree is being executed. Which of the following option is correct from Mr. A? तो मिस्टर ए इसको जॉइंट डिग्री और क्रॉस डिग्री, पहली बात तो कि एग्जीक्यूशन की बात है तो ऑर्डर 21 होगा, ऑर्डर 22 हो ही नहीं सकता। ये जॉइंट डिग्री, मतलब जॉइंट डिग्री कहने का मतलब क्या है कि मिस्टर ए के पास एक डिग्री है, वो XYZ तीनों से जॉइंटली या सेवरली 10,000 ले सकते हैं। मिस्टर वाई के पास एक डिग्री है मिस्टर ए के अगेंस्ट 10,000 का, तो मिस्टर ए इसको वाई से तो सिंगली ले ही सकता है 10,000, बिकॉज वाई इज सेवरली लायबल, तो इसलिए क्रॉस डिग्री बन जाएगा। अस्यूम की अगर एक्स वाई नहीं होते, ए को वाई से लेना होता, वाई को ए से लेना होता, तब तो क्रॉस डिग्री हो जाता। तो यही बोला मिस्टर ए में ट्रीट हिज जॉइंट डिग्री एज क्रॉस डिग्री अंडर 21, उसको ऑफसेट किया जा सकता है। को पार्टनर से जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी के, ये सूट एक्स पार्टे हो गया था, कुछ लोग अप्लाई कर रहे हैं इसको सेट असाइड करने के लिए। अब चूंकि जॉइंट हिंदू फैमिली पार्टी का, जॉइंट हिंदू फैमिली प्रॉपर्टी की बात है, तो अगर किसी एक के अगेंस्ट सूट ये डिक्री सेट असाइड होने का मतलब है सबके अगेंस्ट होगा, तभी फिर इस पे अच्छा डिसीजन हो पाएगा, तो इसलिए सबके अगेंस्ट सेट असाइड हो जाएगा। ऑल्दो इट इज नॉट अ रूल, शायद रूल 18 में लिखा हुआ है इसके डिग्री वाले के, ऑर्डर 9 रूल 13 जो अपने जिसमें सेट असाइड करते हैं, तो उसमें इट्स नॉट अ रूल कि सब, अगर कोई कुछ पार्टीज अप्लाई करें सेट असाइड करने के लिए अंडर ऑर्डर 9 रूल 13, तो इट शुड बी सेट असाइड अगेंस्ट ऑल, लेकिन वेयर फॉर अ प्रॉपर डिसीजन इन द सूट ये जरूरी है, तो इट विल बी। तो देखिए CPC है, इफ समवन लाइज बिफोर द कोर्ट ऑन एफिडेविट, हाउ कैन इट बी टैकल्ड बाय एडवोकेट्स? परजरी एप्लीकेशन। आप बताइए परजरी किस सेक्शन में फाइल होती है CRPC के? आई थिंक इट्स सेक्शन 340। और प्रोक्लेमेशन फॉर, तो CRP से मेरा बचा हुआ है, प्रोक्लेमेशन फॉर पर्सन अब्सकॉन्डिंग शैल बी पब्लिश्ड, सेक्शन 82 में देखेंगे सारे ऑप्शन है, पब्लिकली रेड इन सम कॉन्शियस प्लेस ऑफ टाउन और प्लेस अफिक्स टू सम कॉन्शियस पार्ट ऑफ टाउन और मतलब हाउस और होम स्टेट, उसके विलेज में, कोर्ट प्रीमाइसेस में, और न्यूज़पेपर में भी पब्लिश करवा सकते हैं द कोर्ट में अगर इट थिंक्स फिट। कौन गलत है? तो सेकंड अपील कैन ओनली बी ऑन क्वेश्चन ऑफ लॉ। देखिए फर्स्ट अपील तो क्वेश्चन ऑफ फैक्ट और लॉ दोनों पे हो सकता है, सेकंड अपील कैन बी सब्सटेंशियल क्वेश्चन ऑफ लॉ ओनली। गलत है, फर्स्ट अपील मे और मे नॉट बी इन द हाई कोर्ट, सेकंड अपील हैज टू बी इन द हाई कोर्ट। दोस्तों ये आप ध्यान रखिएगा, सेकंड अपील हमेशा हाई कोर्ट में जाती है, चाहे आपने MM कोर्ट से फर्स्ट अपील आपकी सेशन चल जाए, लेकिन सेकंड हमेशा हाई कोर्ट जाएगी। एज पर ऑर्डर 6 pleading means both plead and written statement, ठीक है। Which of the following order deals with death, marriage and insolvency abatement वाला जो order 22? Res gestae section 6 part of the same transaction. One of the parties to the suit decides upon liability of उसकी तो liability of one party to a suit depends upon the liability to a stranger to the suit. तो उसके स्ट्रेंजर के एडमिशन से पार्टी भी बाउंड होगा, ये सेक्शन 19 में लिखा हुआ है। और ये मैंने गलत बता दिया था जब हम ये डिस्कस कर रहे थे एविडेंस एक्ट, तो उसमें मैंने इसको सेक्शन 21 गलती से बोल दिया। और ये देखिए एविडेंस एक्ट में क्वेश्चन शुरू हो चुके हैं, जैसे जस्ट ये इनिशियल एविडेंस मीन एविडेंस रिसीव बाय कोर्ट्स इन प्रूफ और डिसप्रूफ ऑफ फैक्ट्स, डॉक्यूमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ डॉक्यूमेंट,
ये डेफिनेशन में सेक्शन 3 में दिया हुआ है। इंस्क्रिप्शन ऑन मेटल प्लेट है, मैप और प्लान है, कैरिकेचर है। प्रिजम्पशन एज टू डाउरी डेथ इज गिवन अंडर सेक्शन 113B। और दोस्तों याद कैसे होगा, तो 304B में वहां पे आईपीसी में दिया हुआ है, तो यहाँ पे 113B होगा। और बाय मिस्टेक मैंने फिर इसको आईपीसी वाले में गलती से 113A बोल दिया हुआ, जहां तक मुझे याद आ रहा है। नॉट अ सेकेंडरी एविडेंस एज पर सेक्शन 63 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट, कॉपीज नॉट, वहां पे लिखा कॉपीज सर्टिफाइड, ठीक है, तो ये नहीं होगा। एविडेंस इतने सारे क्वेश्चन हैं। प्रोविजन ऑफ सीपीसी डील्स विद इंस्टीट्यूशन ऑफ सूट, सेक्शन 26, सीपीसी अपना बचा हुआ है। डिफेंडेंट शैल विद इन 30 days from the date of service of summons present a written statement, और एट मैक्स कितना है, 90 days। The arbitral tribunal shall not be bound by CPC और एविडेंस एक्ट, बोथ इसका आंसर है। Which of the following section deals with arbitration agreement? Section 7 जो कि कहता है कि arbitration agreement it shall be in writing only, और भी बातें बताता है। सेक्शन 8 तो ये है कि आर्बिट्रेबिलिटी पे डिसीजन होता है कि आर्बिट्रेबल था या नहीं, तो उसमें आर्बिट्रेशन क्लॉज था या नहीं। सेक्शन 9 इंटरिम रिलीफ बाय कोर्ट्स, वो नहीं है। आर्बिट्रल प्रोसीडिंग टर्मिनेट कब होंगी, फाइनल आर्बिट्रल अवार्ड आ जाए, आर्बिट्रल एटी आर्बिट्रल ट्राइब्यूनल बोल दे कि इट शुड बी टर्मिनेटेड, इंटरिम पे नहीं टर्मिनेट होती है। सेक्शन 29 ऑफ आर्बिट्रेशन एंड कंसिलिएशन एक्ट, आर्बिट्रल प्रोसीडिंग विद मोर देन वन आर्बिट्रेटर, डिसीजन इज टेकन बाय मेजॉरिटी, नेचुरल सी बात है, कंसेंसस तो होगा नहीं, कोई भी 2/3 भी नहीं। तो देखिए आर्बिट्रेशन एक्ट से भी 3-4 क्वेश्चन है, बट सिंपल क्वेश्चन है, आपके बेयर एक्ट रखने से हो जाएगा, यू डोंट नीड नॉट वरी। Provisions for maintenance पेंडेंटल लाइट इन हिंदू मैरिज एक्ट इज गिवन इन सेक्शन 24, और ये सिर्फ वाइफ को नहीं, हस्बैंड भी ले सकते हैं। फैमिली लॉ हम करेंगे, निश्चिंत रहिए, बट सीपीसी द नेक्स्ट टारगेट। अब मुस्लिम वाइफ में सू फॉर डिवोर्स एंड डिसोल्यूशन ऑफ मैरिज एक्ट 1939 सेक्शन 2, अगर वो 2 साल तक इनसेन है हस्बैंड। Muslim woman has option to be governed by provisions of section 125 to 128 of Criminal Procedure Code. ये मुस्लिम वुमेन प्रोटेक्शन ऑफ राइट्स ऑफ डिवोर्स एक्ट 1986 के सेक्शन 5 में लिखा गया है। 5A में एनजीटी को अपील जाती है, वो याद रखिएगा, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट। उसके बाद वॉइड मैरिज, चाइल्ड मैरिज इज वॉइडेबल, इट्स नॉट अ वॉइड। सपिंदा कौन होगा, 3 जनरेशन ऑन द मदर साइड, 5 जनरेशन ऑन द फादर साइड। लीडिंग क्वेश्चन में बी आस्क्ड इन क्रॉस एग्जामिनेशन, दोबारा एविडेंस एक्ट आ गया। एक्स्ट्रा जुडिशियल कन्फेशन मीन्स कन्फेशन मेड टू पुलिस और एनी पर्सन अदर देन जजेस एंड मैजिस्ट्रेट। दोस्तों इसके साथ हमने ये एआईबी क्वेश्चन 2023 डिस्कस कर लिया है। आप बताइए एक फेयर असेसमेंट करके कि हमने जो कॉन्स्टिट्यूशन, आईपीसी और एविडेंस डिस्कस किया है पुराने वीडियोस में, इनके बेसिस पे आप कितने क्वेश्चन बना ले रहे हैं। ट्रस्ट मी, अब जैसे हम सीपीसी, सीआरपीसी, कॉन्ट्रैक्ट और फैमिली डिस्कस करेंगे, आप बल्ले बल्ले हो जाएगा। तो दोस्तों इसके साथ हम वीडियो खत्म करते हैं। कोई कंफ्यूजन आप कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में सीपीसी के साथ। हैव अ गुड डे अहेड।